नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि जेएसएससी के द्वारा जो पूछे गए सवाल है झारखंड के सामान्य ज्ञान, किस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा झारखंड से, उसको इस टॉपिक को लेकर आए हैं। और आप देखिए कि मैं देखता हूँ कि आप कितने का सही उत्तर दे पाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, देखते हैं कितना आप सही उत्तर आप दे पाते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा किसी का भी अगर आपको आंसर आता हो तो, ठीक है। आज क्लास है 10, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लाइक बटन को दबा दें। ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए किसके खिलाफ खेला था महेंद्र सिंह धोनी ने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी बता दूं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ आप ये देख रहे होंगे, इसकी पॉइंट को आप पढ़िए। क्या ये की पॉइंट कह रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट में अपना एक दिवसीय पदार्पण किया, ठीक है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले मैच में वह सिंगल लेने के प्रयास में 0 पर आउट हो गए। मतलब वो जब दौड़ रहे थे, सिंगल ले रहे थे, तो सिंगल लेते लेते क्या हो गया, वो आउट हो गए 0 रन पे। हालांकि उन्होंने अपनी पहली श्रृंखला में औसत प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चुना गया। आगे पॉइंट क्या कह रहा है, उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। आप महेंद्र सिंह धोनी का पिक्चर भी देखे होंगे, वही है महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न उठकर ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्म श्री सबसे पहले कब मिला था। तो देखिए, महेंद्र सिंह को जो है पद्म श्री कब मिला है, तो यह है 2009 में। और पद्म भूषण कब मिला है, 2018 में। यहाँ देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2007-2008 में उन्हें ये ध्यानचंद का अवार्ड भी मिला था। 2019 में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने स्टेडियम के साउथ स्टैंड का नाम धोनी के नाम पर रखा है। देखिए, धोनी के बारे में आपने पढ़ा, क्योंकि धोनी एक रूप है हमारा झारखंड का रिप्रेजेंट करता है धोनी। अगर आपसे कोई कहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो झारखंड में, लोग झारखंड जानते हैं तो धोनी की वजह से। तो आप ये जानिए, धोनी के बारे में आपको जानना ये भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न पूछा जाएगा, और ये जेपीएससी के जो पीटी में है ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। इसकी पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगलों के समय में झारखंड का प्रदेश के डैश के नाम से जाना जाता है। जब मुगल का समय था तब झारखंड को लोग किस नाम से जानते थे, तब क्या कहते थे झारखंड को। जी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आपको अगर आंसर आता है तो। देखिए, मैं आपके लिए डेली क्विज लेकर आता हूं झारखंड का। आप झारखंड क्विज दीजिए ताकि आपका लेवल पता रहे, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं। और इस बीच मैथ का कोर्स भी बन रहा है। मैथ का कोर्स बहुत जल्दी आपको मिलेगा, वो भी ट्रिक से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल काल में झारखंड क्षेत्र कुकरा के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो आपने हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुकरा जो देख रहे हैं, झारखंड को मुगल के समय में कुकरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को देखिए, झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए क्या डालमा अभयारण्य, दूसरा ऑप्शन है महुआ डार अभयारण्य, तीसरा ऑप्शन है पारसनाथ अभयारण्य, और चौथा ऑप्शन है पलामू अभयारण्य। तो बताइए इसका सटीक आंसर क्या होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए।
दोस्तों बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। डालमा नहीं है, दालमा है। दालमा अभ्यारण्य जो हाथियों का अभ्यारण्य है, जहां हाथी रहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। पलामू अभ्यारण्य हो गया, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है झारखंड में इस अभ्यारण्य में, पलामू में। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो पलामू अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। क्लियर। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य शुरू में 979.97 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में बनाया गया है। ये देख लिया आपने पलामू अभ्यारण्य का। अब आते हैं दलमा। तो देखिए डालमा था वहाँ पर, यहाँ आपने गौर किया, यहाँ डालमा था और यहाँ क्या है, दलमा। दलमा अभ्यारण्य कहा जाता है इसे। तो इस उद्घाटन 1975 में किया गया। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि दलमा अभ्यारण्य का उद्घाटन कब हुआ था, तो 1975 में। इसमें भारतीय हाथियों की एक महत्वपूर्ण आबादी है। ठीक है, आगे है आच्छादित क्षेत्र 195 किलोमीटर स्क्वायर है। महुआ डार का क्या है अभ्यारण्य का, तो यह झारखंड के लातेहार जिले में चेचरी घाटी में स्थित है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी मैं करवाता हूँ आपको मैं पूरा डीपली वाइज आपको कराऊंगा, ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कितने भी अंदर से पूछ दिया जाए आप सबका सटीक आंसर दे पाएँ। लेकिन आप हमारा क्लास को कभी छोड़िए मत, सारा क्लास को हमारा कीजिए। प्रीवियस ईयर जो भी क्लास हुआ है उसे भी कीजिए आप। प्रीवियस जितना भी क्लास हुए हैं, एक भी क्लास को आप मिस मत कीजिए। एक क्लास आप मिस करते हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये जो महुआ डार अभ्यारण्य में है, तो यह भेड़ियों का एक पहचाना हुआ निवास स्थान है। क्लियर। और कितना क्षेत्र है, तो 63 वर्ग किलोमीटर। पारसनाथ अभ्यारण्य जो कि गिरिडीह में है, यह हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है क्योंकि प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ियाँ इस अभ्यारण्य के करीब है। इसका नाम 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। और कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे ये फैला हुआ है आपके पारसनाथ। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सच में अगर आपको हमारा क्लास मज़ा आ रहा हो तो आप लाइक बटन को दबा दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको हर एक तरह का जो बुक है झारखंड का सब चीज़ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर दीजिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आपका ये लागू हुआ, आपको ये बताना है। अधिनियमित हुआ ये बताने हैं। इसका सटीक आंसर क्या होगा। लोग तो जानते हैं 1908 में, छोटा नागपुर काश्तकारी 1908, लेकिन 1908 में कौन से डेट में और कौन से मंथ में हुआ ये लोग को नहीं पता है। इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर 1908। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर, 11 नवंबर 1908। थोड़ा पढ़ते इसके बारे में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मतलब CNT अधिनियम झारखंड की आदिवासी आबादी के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यह अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ। यह पहली बार कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसे 29 अक्टूबर 1908 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति पर हुई। देखिए 29 अक्टूबर 1908 में इसको स्वीकृति मिला, लेकिन लागू कब हुआ, 11 नवंबर 1908 में। यह आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। इस एक्ट जो आप देख रहे हैं CNT एक्ट के क्या इसको फ़ायदा है, इस एक्ट में क्या है, जो आदिवासी की जो भूमि है, जो ज़मीन है, वो गैर आदिवासी इस पर अपना हक जमा नहीं सकते हैं। गैर आदिवासी इस पर अपना जो भी लिखित होता है वो नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक लगा हुआ है। और सामुदायिक स्वामित्व की रक्षा करता है। यह अधिनियम भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, इसलिए यह न्यायिक समीक्षा से बाहर है। देखा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए
छोटा नागपुर और एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी और संथाल परगना काश्तकारी, ये दोनों से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का है अधिकतर क्वेश्चन आपको छोटा नागपुर और एसपीटी एक्ट पे देखने को मिलेगा, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही उसको बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे है, दिसंबर 2021 में राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के सहाय एक योजना आया था, सहाय योजना शुरू की। तो कहाँ पर शुरू की है सहाय योजना, आप ये बताइए। तो इसका सटीक आंसर होगा झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। थोड़ा पढ़ते हैं क्या है सहाय योजना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2021 में माओवाद प्रभावित जिले में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की और इस योजना को स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, मतलब इसका फुल फॉर्म है। अगर आपसे कहा जाए सहाय का फुल फॉर्म क्या है तो एस का मतलब है स्पोर्ट्स, ए का मतलब है एक्शन, टुवर्ड्स एच का मतलब है हार्नेसिंग, एस्पिरेशन ए का मतलब है एस्पिरेशन, ऑफ वाई का मतलब है यूथ। ठीक है, ये है सहाय का फुल फॉर्म। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फुल फॉर्म को भी जानना आपका ज़रूरी है। इस योजना, ठीक है, जानते हैं क्या योजना है जो सहाय योजना है। तो इस योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक 14 से 19 जो आयु के वर्ग के लड़के और लड़कियां हैं उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि में कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, वो जो खेल में है सहाय योजना क्या है, जो खेल कूद है आपका बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह का जो उनकी कौशल है, उनका जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए ये सहाय योजना शुरू किया गया है। और कितना एज तक के बच्चे खेल सकते हैं तो 14 से लेकर 19 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां बोथ दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट। देखिए क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। झारखंड लोकसभा सीटें पूछा जाएगा कि झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं तो 14 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं तो 6 राज्यसभा सीटें हैं। जिलों की संख्या कितनी है तो 24। पंजीकृत जीआई टैग क्या है तो सोहराई खोवर पेंटिंग। राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आप इसे पढ़े भी होंगे। जी, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, अगर आपको आंसर आता है इसका आप कमेंट कर सकते हैं। तो बता दो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकुड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पाकुड़ जिले की जनसंख्या 9,422 है। मतलब 9,422 आपके जो है जिले का जनसंख्या है, कुल जनसंख्या। आगे है पाकुड़ जिले का औसत लिंग अनुपात कितना है तो 989, 989 है औसत लिंग अनुपात। पाकुड़ जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है तो 48.82%। यह राज्य में सबसे कम है। पाकुड़ जिले में पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 45.73% है और महिला साक्षरता दर 32.58% है। पाकुड़ का बाल लिंग अनुपात 975 है, जो पाकुड़ जिले के
औसत लिंग अनुपात 989 से कम है। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसको आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मेल मिलाना है। जैसे आप स्कूल में देखे होंगे घड़ी लिखा हुआ, उसका चित्र बना हुआ है, तो घड़ी से घड़ी आपको मिलाना पड़ता था। उसी तरीके से यहाँ दिख रहा होगा स्टेडियम और जगह, बताना है कौन सा स्टेडियम कौन सी जगह पे है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मिलाने हैं। किनन स्टेडियम ए क्या दुमका में है, गुमला में है, रांची में है, जमशेदपुर में है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो किनन स्टेडियम जो है ये आपकी रांची में है कि जमशेदपुर में, बताइए। मैकॉन तो रांची में है, मैकॉन स्टेडियम कहाँ है, रांची में। तो बी का 3 देखिए यहाँ दिख रहा है, और किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, ए का 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का ए। मतलब इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आपके दुमका में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए थोड़ा ये भी जान लीजिए कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, ठीक है। किनन स्टेडियम यह जमशेदपुर झारखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नाम टाटा स्टील के पूर्व महाप्रबंधक जॉन लॉरेंस किनन के नाम पर रखा गया है। इस स्थल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच दिसंबर 1983 में आयोजित किया था, जब वेस्टइंडीज़ ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराया था, ठीक है। मैकॉन स्टेडियम के बारे में जानते हैं। यह रांची झारखंड के सबसे पुराने स्टेडियमों में से एक है। यह रणजी मैचों के लिए प्रसिद्ध था। आगे जानते हैं परमवीर जो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह झारखंड के गुमला में है। यह स्टेडियम में खो खो और फुटबॉल जैसे खेले अभ्यास किए जाते थे। और इंडोर स्टेडियम यह झारखंड के दुमका में है। इस स्टेडियम में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन जैसे खेल खेलने का अभ्यास किया जाता था। आपने देख लिया इसे स्टेडियम को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टेडियम से भी आपका सारा हो जाए क्लियर, कौन सा स्टेडियम किस जगह पर है, कौन सा खेल खेला जाता है, वो भी इसमें है। सारा की पॉइंट को हमने आपके लिए नोट डाउन करके लिखा है। आगे है झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। बताइए कहाँ पर मौजूद है, आपको ये बताना है, इम्पॉर्टेंट है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। भटीन, नरवा पहाड़ है, तुरामडी है, ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा, ये तीनों ऑप्शन है। तो आपका इन तीनों में क्या है, यूरेनियम की खदानें हैं। झारखंड की प्रसिद्ध यूरेनियम खदानें कहाँ का है, तो जादूगोड़ा में है, नरवा पहाड़ में है, तुरामडी में है। उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे इस प्रश्न को देखिए कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान को भगवान के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं 15 करा रहे हैं तो 15 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डेली अगर आप 15 क्वेश्चन भी अच्छे से करते हैं, 15 क्वेश्चन भी अगर आपके दिमाग में याद रहता है ना, तो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन आपके झारखंड जीके से, तो 40 में 40 आप जरूर लाएंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब के एप्लीकेशन में, उन सभी को मैं कह दूं झारखंड में इस बार वैकेंसी आती है, झारखंड में एक बार एग्ज़ाम होगा तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। बस आप तैयारी रखिए अपनी मजबूत, तैयारी आप कर ही रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट करते थे। आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर दे दिया है 6287729246, ये हमारा नंबर है। उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रॉपर अगर कॉल रिसीव नहीं होता है किसी कारण से, तो आप मैसेज प्रॉपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी।
झारखंड के निम्नलिखित मैंने बताया भगवान का निवास स्थान के रूप से जाना जाता है, बताना है किसको? रजरप्पा, बैद्यनाथ धाम, मधुबन, वासुकीनाथ, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बैद्यनाथ धाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बैद्यनाथ धाम को भगवान का निवास स्थान कहा जाता है। क्लियर? देवघर झारखंड के संथाल परगना के भीतर स्थित एक प्राचीन शहर है। आगे है देवघर या देवताओं का निवास को बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। देवघर एक हिंदी शब्द है और इसलिए देवघर का शाब्दिक अर्थ देवी देवताओं का निवास माने घर है। प्रसिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार के अधिग्रहण के बाद 1201 में देवघर को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जितना भी करवा रहे हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारे इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। सारे ऑप्शन याद हो जाएंगे, क्वेश्चन भी आपका याद हो जाएगा। आगे है झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना का उद्देश्य किसके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सुधार करना है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? कौन से एज तक में जो है और किसके लिए तेजस्वी योजना लाया गया है आपको पता होगा। तो बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाएं। तेजस्विनी योजना का उद्देश्य झारखंड के चुनिंदा जिलों में 14 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरियों और युवा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सुधार करना है। तो देख लिया आपने, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है झारखंड के निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह की विशिष्ट विशेषता राजत्व है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा नागवंशी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस आदिवासी समूह की विशिष्ट विशेषता राजत्व है? तो वह है नागवंशी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी। फनी मुकुट राय छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है निम्नलिखित में से गुरु गोमके के नाम से जाना जाता था, किसको कहा जाता था गुरु गोमके? ये 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। रघुनाथ मुर्मू संतों के बीच गुरु गोमके के नाम से लोकप्रिय है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप कर लीजिएगा। आगे है देवोत्थान एकादशी का संबंध किससे है? बताइए। देवोत्थान एकादशी क्या भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन बी है देवी लक्ष्मी के आगमन के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी है भगवान विष्णु के शयन के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा परहा प्रशासनिक व्यवस्था का धार्मिक प्रमुख था? बताइए। परहा प्रशासनिक व्यवस्था का धार्मिक प्रमुख, तो धार्मिक कहे तो पाहन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर इसी जगह पे कहता कि देखिए परहा प्रशासन में गांव के धर्मनिरपेक्ष मुखिया को महतो के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ धार्मिक नहीं रहता, अगर रहता कि परहा प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रमुख है वो कौन है, तो वो महतो है। मुखिया कौन होते हैं? तो वो है आपके महतो। लेकिन धार्मिक और पवित्र मुखिया को पाहन के नाम से भी जाना जाता है।
जो धार्मिक मामलों को देखता है। धार्मिक मामलों को देखने वाले मुखिया को क्या कहते हैं? पाहन। और ऐसे ही जो देखते हैं उसे क्या कहते हैं? महतो। आगे है संथाल गांव के राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मांझी प्रशासनिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो देख लिया आपने हमारा झारखंड का जो जीके हमने करवाया आपको, ये 15 क्वेश्चन करवाया। 15 में मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स पे कितना लोगों ने सही आंसर दिया है, कितना लोगों ने 15 में 15 सही किया है। आप हमें कमेंट कीजिए कि सर मैंने 15 में 15 सही किया, सर मैंने 15 में 10 सही किया। जितना भी आप सटीक आंसर दिए हैं आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कितना आपने सही आंसर दिया। और सच में हमारा क्लास अगर अच्छा लगा हो और क्लास आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और लाइक बटन को दबा दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।